मैं हूं डॉक्टर विकास पादा और मैं आज बसोली में आया हूं श्री शिव कुमार पादा जी के घर पे। विश्व स्थली जिस जगह को बोला जाता था, एक विश्व प्रसिद्ध जगह है, जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख स्थल है और एक अलग ये राज्य हुआ करता था पहले। और बसोली पेंटिंग्स, बसोली रामलीला और बसोली के आयुर्वेदा के लिए और ज्योतिषाचार्य के लिए ये जगह मशहूर रही है और मेरा जन्म स्थान रहा है। तो मैं शिव कुमार पादा जी, जो बिसोली विकास मंच के अध्यक्ष हैं, उनके घर पे हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय देने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि अभी इलेक्शंस का समय है और देश के सामने चुनाव है एक, और जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी दो संसदीय सीटें जम्मू रीजन की हैं जो इलेक्शंस जिनमें होने वाली है। एक 19 अप्रैल को हो रही है और एक 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तो हम थोड़ा देश की जो स्थिति रही है पिछले 20 वर्षों में, दो तरह की सरकारें रही हैं। 2004 से, अगर मैं बोलूं, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, जो अभी रिसेंट इतिहास रहा है, 2004 से 2014 का एक काल देखा है देश ने, और एक 2014 से 2024 का कालखंड देखा है देश ने। तो हम इस पे बात करना चाहेंगे आपके व्यूज से कि इन 20 वर्षों में देश कहां से कहां आया है। पहले कालखंड में कैसा रहा, 2014 से पहले क्या स्थिति, आपके क्या विचार हैं, और उसके बाद कैसा रहा। पहले पहले की बात करते हैं हम, 2014 से पहले, 2004 से स्टार्ट करके। देखिए, एज एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये हमने जिस कालखंड की अब बात कर रहे हैं, 2004 से लेकर 2014 तक, यदि मैं इस कालखंड को, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि इस कालखंड को मैं पूर्णतया अराजकता का कालखंड कहूं तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि देश हर समस्या में, हर क्षेत्र में देश ने मार खाई है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो। किसी भी क्षेत्र में देश जो था वो आगे नहीं जा रहा था, अपितु उसके विपरीत था कि देश दिन प्रतिदिन अपनी जो एक मान मर्यादा थी, एक जो अपना उसका वैभव था, वो शनै शनै वो घुमा रहा था। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं। यदि मैं इस 2004 को से 2014 तक के कालखंड को कहूं कि ये एक रिश्वत का कालखंड था, जहां घूसखोरी बहुत ज्यादा थी, जहां कमीशनिंग बहुत ज्यादा थी। दुनिया जानती है, 2G घोटाला, एशियन गेम्स घोटाला, वर्ल्ड गेम्स का घोटाला, एक घोटाला दूसरा घोटाला, मतलब घोटालों से भरा पड़ा है इसका जो इतिहास है। 2G स्पेक्ट्रम था, किन लोगों, धरती आकाश पाताल, मुझे नहीं लगता कोई जगह छोड़ी नहीं था। हेलीकॉप्टर में घोटाला, हवाई जहाज में घोटाला, समुद्री जहाजों में घोटाला, और जहां तक के हिंदुस्तान के जो द्वीप थे उनको भी बेच दिया, उसमें भी घोटाला किया। और हमारा जितने पड़ोसी हैं हमारे साथ, उनका इस प्रकार का व्यवहार नहीं था जैसा अब 2014 से लेकर 2024 तक की बात है। अब आपने पूछा कि 2014 से लेकर 2024 तक जबकि पूरा भारतवर्ष चुनावों की ओर अग्रसर हो रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मोदी जी ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। अगर हम वैश्विक दृष्टि में देखें, आर्थिक दृष्टि में देखें, डिप्लोमेटिक रिलेशन में देखें, और यदि हम इसको इस प्रकार देखें कि पीस गिविंग कंट्री, जिसको अमन पसंद देश होने के नाते देखें, तो आज भारतवर्ष जो है वो ये जो हमारे जगत के क्षितिज के ऊपर एक चांद की तरह चमक रहा है। हर देश, चाहे बड़ी विश्व शक्ति हो, चाहे छोटी हो, चाहे बीटो पावर हो, उसकी आंखें और उसके कान हिंदुस्तान की तरफ लगे रहते हैं, मोदी जी की ओर लगे रहते हैं कि वो क्या कहते हैं। मोदी जी का हर वाक्य कुरुक्षेत्र में कृष्ण द्वारा कही गई गीता के श्लोक के बराबर होता है। उसका एक महत्व होता है, उसका एक अर्थ होता है, जिसकी पूरी दुनिया सुनने के लिए ललायत होती है।
और आज भारतीय ऐसा देश है जो बड़ी बड़ी शक्तियों की आंखों में आंखें डालकर देखता है और बराबरी सतह पे बात करता है, नीचे झुक के या ऊपर उठ के बात नहीं करता। तो मैं तो ये कहूंगा, मैं उनकी कितनी उपलब्धियां गिनाऊं। उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास इतना कागज नहीं कि जिनको मैं पेन डाउन करूं। कहते हैं जो कहेगी ना हमसे वो जमाना कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी साहब वाह वाह। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से मोदी जी कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर रही कि मोदी जी को इस साल का नोबेल पुरस्कार अवश्य जो है मिलेगा और उसके वो हकदार भी हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया। और मैं इसमें ऐड करूं कि जो जो 2004 से 14 जो यूपीए का कालखंड था, जिसको यूपीए 1 और यूपीए 2 कहा जाता था, एक वीक लीडरशिप के साथ हम बहुत परेशान थे उस टाइम। कि जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला था जिसको बोलते थे वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल्ड था, उनको कोई और चलाता था, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं था, उनके आगे पीछे करप्शन हो रही थी, वो रोकने में बेशक उनकी एक इमेज थी कि बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने खुल के करप्शन होने दी। तो ये एक तरफ से एक लीडरलेस कंट्री की तरह हम उस टाइम हताश, जैसे आपको याद होगा कि 2008 के मुंबई हमले हुए, एक एक भारत का पे सीधा सीधा अटैक था वो पाकिस्तान द्वारा, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कोई वीक रिस्पांस रहा, वो कितना डिमोरलाइजिंग था हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी। उस कंट्रास्ट में 2014 के बाद जो लीडरशिप मिली है भारत को, एक डिसाइसिव लीडरशिप, और अगर पहले प्रधानमंत्री जो थे वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल होते थे, तो मैं कहूंगा कि आज के प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से बाकी देशों को कंट्रोल करते हैं, बाकी मुल्कों को कंट्रोल करते हैं। ये बिल्कुल टर्न हुआ। आपने आपका जो कथन है ये 100% सही है। मुझे एक बात याद आती है कि जैसे आपने कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हुए 2014 से पहले, तो वो वाकई रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग थे। और कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो 3 चीजों पर मुनसर करता है। एक होता है रफ्तार, गुफ्तार, दस्तार। रफ्तार होती है कि कोई व्यक्ति कैसे चलता है, साबुत कदमी से चलता है। दूसरा होती है दस्तार, उसके कपड़े पहनने का, उसकी जो पगड़ी है, टोपी है, उसके पहनने के तरीके पे मुनसर करता है। और तीसरा है गुफ्तार, किस तरीके से बोलता है, किस तर्क के साथ, किस जोश के साथ, किस शक्ति के साथ वो अपने जो बयान है, अपना कथन सामने रखता है। मुझे याद है कि ये सारी बातें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नहीं थी। और मुझे वो दिन याद है जब नवाज शरीफ ने एक बार हमारे मनमोहन सिंह जी को कहा था पेस्टोरल वुमेन। ये मनमोहन सिंह जी जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर कम और देहाती औरत ज्यादा लगते हैं। और मुझे फख्र है मोदी जी पे, उन्होंने इसका डट के जवाब दिया और नवाज शरीफ का मुंह जो दांत जो थे वो खट्टे कर दिए थे। वो विपक्ष में बैठे थे, परंतु आज हम देखते हैं कि शरेआम आज हमारे विपक्ष के लोग हमारी जो हंसी है वो दूसरे मुल्कों में, कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में, यूके में, वहां खिल्ली उड़ाते हैं और उन लोगों के साथ वायदा करते हैं कि हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कि आप मोदी को उस पद से हटाने में हमारा सहयोग देंगे। और इसको तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी को हटाने के लिए सुपारी जो है वो पूरे विश्व में बांटी जा रही है। आज जबकि दौर है, परसों 19 तारीख को हमारा जम्मू कश्मीर के, वैसे तो हिंदुस्तान में 102 कॉन्स्टिट्यूंसियों में वोट पड़ रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर जम्मू और उधमपुर, डोडा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट ये जो हैं, इनकी जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और 29 अप्रैल को हमारे श्री जुगल किशोर जी जा रहे हैं। मतदान उनके हित में होगा। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा कि आज पूरा भारतवर्ष दो राह पे खड़ा है, जहां दो राहें, एक राह जाती है विकास की ओर और दूसरी राह जाती है विनाश की ओर। हम एक सच्चे भारतीय नागरिक अगर हैं तो हमने चुनना है कि हमें विकास का रास्ता चाहिए जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी अग्रसर हैं, या हमें विनाश का रास्ता चाहिए जो कि जैन केन प्रकेन हिंदुस्तान समाज को जातियों में, वर्गों में, भाषा के तौर पर और ना जाने किस किस तौर पर वो इसको विभाजित कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और ये किसी दिन ये कमाई हुई जो हमारी एक वो है
जो कमाई की है इस पूरे जगत में, वो कहीं नीचे ना आ जाए। बहुत बढ़िया। अब मैं इसमें आऊंगा कि जम्मू कश्मीर को लेके, जैसे मैंने मुंबई हमलों की बात कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जम्मू कश्मीर इसका शिकार रहा है। 2014 से पहले हमने देख लिया कि जब भी कोई अटैक हुआ है, मुंबई अटैक खास एग्जांपल है, कि कोई रिस्पांस नहीं आता था, हमारी डिफेंस फोर्सेस डिमोरलाइज महसूस करती थी। और 2014 के बाद उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट अटैक हुआ, और आज स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान एक भी हमला करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा अलग थलग कर दिया है मोदी जी के नेतृत्व ने और इनकी नीतियों ने। तो जम्मू कश्मीर के लिए ये रूल जो 2014 से पहले था, जिसमें कश्मीर परस्त जो सेपरेटिस्ट लोग थे, यासीन मलिक जैसे लोग जो आतंकवादी, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जिनकी एक्सेसिबिलिटी थी और प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाते थे, एक जिसने जेनोसाइड किया कश्मीरी हिंदुओं का, उस व्यक्ति के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसको बुला के उनको सम्मानित करते थे, और आज वही व्यक्ति जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। एक उस नीति में जब 2014 से पहले और 2014 के बाद जब 370 और 35 से भी उखाड़ के फेंका गया, और आज जम्मू कश्मीर वापस जो पीस और स्टेबिलिटी की और वापस आया और आतंकवाद की घटनाएं मिनिमम हुई हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के नागरिक होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जम्मू की भी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मोदी जी की सरकार का पहले टेन्योर का दूसरे टेन्योर, और खास करके दूसरे टेन्योर में 35 से 370 का पहला मेजर डिसीजन जो इनका हुआ था, वो हमारे ऊपर से ये जो कश्मीरियों का राज था, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई थी, एक बायस्ड जो प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दूषित किया हुआ था, मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉट बोलता हूं, कि एक बैकडोर एंट्री करवा के और ऐसा प्रोविजन जिसमें इनइक्वालिटी इतनी थी, और हमारे यहाँ कितने राइट्स हमारे खत्म किए गए थे, और एक स्पेशल की, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का यहाँ पे मेजॉरिटी है तो उनको स्पेशल प्लेस मिलेगा। मुझे लगता है कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर फुली इंटीग्रेटेड है, और ये जो पॉलिसी डिसीजंस जम्मू कश्मीर को लेके हुए हैं, मैं चाहता हूं उस पे भी आपके क्या विचार हैं 2014 से पहले की सरकारों के, जब पाकिस्तान पूरा, एक मुझे याद है जब परवेज मुशर्रफ के साथ एक कहते हैं कि ऑलमोस्ट एक डील हो चुकी थी जम्मू कश्मीर को लेके, उससे परमात्मा ने हमें बचा लिया, और अब मुझे लगता है कि जम्मू को भी जो एक हमारी प्रजा परिषद की एजिटेशन हुई थी 1953 में जो हुई थी, एक विधान एक निशान एक संविधान के लिए, वो आखिरकार मोदी जी ने और अमित शाह जी की जोड़ी ने 2019 में पूरा किया। मैं इसके विचार, उसको जो अनफिनिश्ड जो हमारी जम्मू के लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। मैं संक्षिप्त में कहूंगा कि जैसे अपने बम्बई अटैक की बात की, बम्बई अटैक में कसाव पकड़ा गया। बम्बई अटैक में उस वक्त हमारे शिवराज पाटिल जी थे होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं, उन्होंने इसको लाइटली लिया, और कसाब को कहते हैं कि कलावा पहनाने की कोशिश की गई ताकि इसको भगवा आतंकवाद का नाम दिया जाए। और उसी श्रृंखला में 1993 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल प्रोहत को आजीवन कारावास हुआ, उन्होंने बहुत सी यातनाएं की। उसके बाद जब बारी आई 2014 के बाद, तो पूरा का पूरा सिनेरियो जिसको कहते हैं ना, परिदृश्य जो था हिंदुस्तान का बदल गया। जैसे आपने बात की, इन्होंने बाहर से आने वाली फंडिंग को प्लग किया, इन्होंने जो सेपरेटिस्ट थे उनको बिल्कुल पहचाना, उनको उनके कर्मों की सजा दी, उनको बिल्कुल अकेला कर दिया। पत्थरबाजों को जो है उनके हाथ में पत्थर के बजाय उनके हाथ में उन्होंने लैपटॉप दिए, उनको अच्छी शिक्षा दी, उनको रोजगार दिया, उन्होंने पूरा का पूरा परिदृश्य जो है बदल दिया। यही 2014 की पहले बाद की बात है कि कैसे उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके उसके कहते हैं कि शेर की उसकी गुफा में जाकर मारा। और एक बड़ी मजे की बात है कि हमारे जो अभिनंदन, जो हमारे पायलट थे, जो उनके गिरफ्त मार चुके थे, तो जब मोदी ने दहाड़ा कि हमारे पायलट को छोड़ दो, तो वहां उस वक्त वहां के जो प्राइम मिनिस्टर था, वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर था, वहां का जो फॉरेन मिनिस्टर था, उनकी पेंट गीली हो गई थी। उन्होंने 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और बागापाट पर सकुशल बाइज्जत आदर सहित उसको हिंदुस्तान को वापस किया। ये बात है हिंदुस्तान की, ये बात है हमारे मोदी जी का करिश्मा। इसमें बहुत सी बातें हैं। यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हमारे नहीं थे बल्कि पूरे दुनिया के बच्चे फंसे हुए थे।
आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों की, आज हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे की इतनी इज्जत है कि बहुत से हमारे दुश्मन जो शत्रु देश हैं, जिन्होंने कभी हमारी हमायत नहीं की, जब उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ युएनओ में केस लड़ा, वो लोग भी हमारे झंडे की छत्र छाया में वहां से उनको बाहर निकाला गया। यहां तक कि जो तुर्की ने, जो हमेशा ही पाकिस्तान की बातें करता था, वहां जाकर उनकी सहायता की, जहां जब वहां एक भूकंप आया। और बात अभी जिस हाल की बात है कि जब हमारे समुद्री दस्यु, जिनको कहते हैं पायरेट्स, समुद्री डाकू, जब अरब महासागर में जब लोगों को पकड़ते थे, मछुआरों को पकड़ते थे, जहाजों को पकड़ते थे, उसमें बहुत से लोगों को, पाकिस्तानियों को, बहुत से दूसरे कोरिया के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, तुर्की के लोगों को, ईरान के लोगों को उन्होंने उनसे बंधक बनने से बचाया। बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि हम पार्टी से ऊपर उठकर ये देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों में हमारे हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। वो कैसा, ऐसा कौन सा इंसान है जो भारत को दोबारा उसकी खोई हुई प्रतिभा, प्रतिष्ठा और आदर दिला सकता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस देश को दोबारा विश्व गुरु और जगत गुरु बना सकता है। कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका इतना ऊंचा कद है कि जिसको देखने के लिए दुनिया को अपने जो गर्दन है उसको बिल्कुल ऊंचा करके मोड़ कर देखना पड़ता है। तो मैं तो ये सभी से इल्तिजा करूंगा कि अब समय हमारे पास बहुत थोड़ा है। अपने बोर्ड का जो मताधिकार है उसको तर्कपूर्ण ढंग से करना, ये मत अपनी रिश्तेदारी, जात पात, बरादरी, हमदर्दी को दूर छोड़ के भारत को सर्वोपरि समझ के अपना वोट डालना। और मैं बसोली नगर के और इसके आसपास के रहने वाले लोग जो स्थायी या अस्थायी तौर पर जम्मू में बस गए हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आज समय आ गया है कि हमारे दो बब्बर शेर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जी को बहुत से मत दें, और इतने मत दे दें कि वो जो हैं वो सीधे पार्लियामेंट में पहुंच जाएं और मोदी जी के हाथ को बिल्कुल मजबूत कर दें, और एक बार फिर, तीसरी दफा फिर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि इस देश का जो नियंत्रण है, इस देश की जो सरकार है, ये कुशल हाथों में आए। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।